नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत में डेवलपमेंट की, परिवर्तन की। और जो परिवर्तन दिख रहा है, शायद वो परिवर्तन पिछले 70 से 75 सालों में होना चाहिए था और जो नहीं हो पाया है, और वो आज का भारत करके दिखा रहा है। अब जैसे कि हम बातचीत शुरू करते हैं तो कहने को तो बहुत सारी बातें आती हैं कि मोदी जी के आने से पहले कुछ था ही नहीं, देश में कुछ था ही नहीं। मोदी जी के आने से ही भारत में डेवलपमेंट आई है, परिवर्तन आई है। तमाम तरीके की बातें लोगों के सामने आती हैं। लेकिन जो सच है, सच यही है कि मोदी जी के आने के बाद से जो परिवर्तन भारत में आया है वो पहले कभी नहीं आया है। क्योंकि ये बात हमने देखी है, परिवर्तन पहले भी था, डेवलपमेंट्स हुई थी, लेकिन अब जो परिवर्तन आया है वो देखते ही बनता है। जो पुरानी स्ट्रेटेजिकल डाटा यदि हम देखेंगे तो वो तमाम तरीके से बहुत ज्यादा अलग है, और आज का यदि हम डेटा देखेंगे तो वह बहुत ज्यादा अलग है। चाहे कुछ भी देख लीजिए, करेंसी देख लीजिए, डॉलर की कीमत देख लीजिए, तमाम तरीके की चीजों में जो फर्क देखने को मिला है। और उस समय सोने का 1808 या 1809 में जो सोने का रेट था वो $20 का था, और उस समय का जो समय था, उस समय रुपया डॉलर से स्ट्रॉन्ग था। और ये जो बात है, ये बात पूरी 1933 तक जो है फ्रीक्वेंटली चलती रही। 1933 तक 23-24 रुपए का जो था सोने का जो दाम था, जस्ट इमेजिन, सोने का दाम था 23 से 24 रुपए किलो सोना हुआ करता था। और अभी आप देखेंगे तो 8,000 $9,000, कभी कभी 10 भी हो जाता था, उस समय की बात है। अब उस समय का रेट जो सोने का था वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो समझ में आता है किस तरीके से सोने का रेट बढ़ा है। और उस समय भारत का जो विकास था, उस समय भारत का जो विकास था वो यूएस की इकोनॉमी के बराबर था, जो कि सुनते ही बनता है। सिंगापुर हमारे बाद आजाद हुआ है, हांगकांग हाल ही में आजाद हुआ है, कुछ समय पहले ही चाइना ने उसे अपने कब्जे में लिया था। अब ऐसे संसार में कई ऐसी कंट्रीज हैं, कई ऐसे देश हैं जिनके विकास की जो दर है या फिर डेवलपमेंट है वो हमारे बाद, हमारे फ्रीडम होने के बाद है, जो डेवलपमेंट्स वहां पर शुरू हुई हैं। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य है, भारत में जो पॉलिटी है वो दूसरे लेवल की है। हम आवश्यकताओं को पूर्ण करने की राजनीति कर रहे थे, और नेहरू जी प्रधानमंत्री बनके उन्होंने संसार के जो सबसे योग्य और काबिल व्यक्ति अपने आप को समझते थे, लेकिन उन्होंने जो बर्बाद किया है देश को वो हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, उस समय से लेके आज के समय में कितना बदलाव आया है हमारे देश में, कितनी चीजें बदली हैं, वो देखते ही बनता है। आज भारत ऐसी स्थिति में है जहां भारत किसी भी देश को पछाड़ सकता है अपनी डेवलपमेंट से। जिस तरीके की नई इंडस्ट्री है, एयरबस भारत में आई है, जो आज मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है। तो एयरबस की स्थापना जो थी वो 1960 में हुई थी। हमने भी एचएल की स्थापना जो थी उसी वक्त की थी। और एचएल जो लोअर एयरक्राफ्ट बनाता था या बना रहा है या फिर जो भी बना रहा है, लेकिन जो डिफेंस के मामले में है, जो बड़े बड़े हमें बड़े एयरक्राफ्ट चाहिए हमें, वो हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। मोदी जी के आने के बाद परिवर्तन ये आया है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि हम कोशिश करेंगे, जो चीजें हम भारत में बना सकते हैं वो सारी चीजें हम बनाएंगे। लेकिन डिफेंस के मामले में जो बड़े एयरक्राफ्ट हमें चाहिए वो शायद हम अभी तक इंपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद फर्क ये आया कि उन्होंने ये फैसला किया कि हम कोशिश करेंगे, जो चीजें हम भारत में बना सकते हैं वो हम बनाएंगे। राजनाथ सिंह जब डिफेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े आइटम्स थे जो भारत में बन सकते थे, उनके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। महंगी हुई, समस्याएं हुई, कुछ समय तक हम सफर भी कर सकते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, थोड़ी महंगी होगी, समस्या होगी, कुछ समय तक सफर भी करेंगे। लेकिन डिफेंस के मामले में सफर नहीं भी किया जा सकता, लेकिन इक्विपमेंट के मामले में हम कुछ समय तक सफर कर सकते हैं। लेकिन उन इक्विपमेंट को जिन पर हम सफर नहीं करना है, हम जिन पर हमें जूझना नहीं है, जिन्हें हमें लेना है, जिससे हमारे डिफेंस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एटलीस्ट वो तो हम भारत में बना ही सकते। अब आप सोचिए, एयरबस जो है, जो मैंने आपको अभी बताया, जो आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है, एयरबस लीडिंग ब्रांड है, लीडिंग कंपनी है, जो तीनों प्रकार के, यानी कि 3 प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाते हैं। एयरबस सर्विसेज भी बनाते हैं, सिविलाइजेशन के एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं।
वो तमाम तरीके के डिफेंस के भी एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी बना रहे हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते वो कई देशों में अपने प्लांट्स लगा रही है और लगाती जा रही है। फ्रांस के कुछ लोगों ने उसे शुरू किया था, एयरबस फ्रांस इसका नाम था उसका। फिर जर्मनी के साथ उनका टाई अप हुआ, जर्मनी की कुछ दूसरी कंपनियों के साथ जो है कोलैबोरेशन हुआ, फिर यूरोप की कई कंपनीज के साथ उनके छोटे छोटे कोलैब्स हुए, जिसके बाद उन्होंने काम करने शुरू किए। अब आप सोचिए 70 वर्ष हो गए एयरबस को संसार में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट्स बनाते हुए। अब लगभग वो 10,000 एयरक्राफ्ट्स उन्होंने माइलस्टोन उन्होंने पूरा किया है अभी तक। ऐसा कहते हैं कि वो 50,000 20,000 एयरक्राफ्ट्स जो हैं अब तक बना चुके हैं। इस स्थिति में है वो। अमेरिका में उनका प्लांट है, चाइना में उनका प्लांट है, तमाम तरीके की बड़ी बड़ी कंट्रीज में उनका प्लांट है। यूरोप की लगभग सभी बड़ी कंट्रीज में उनके यूनिट्स हैं और चाइना में भी हैं। लेकिन आप सोचिए भारत में वो अपनी यूनिट भी नहीं लगा पाए, भारत सरकार उनकी यूनिट भी नहीं ला पाई। अब आप सोचिए एयरबस ने जब इन्वेस्टमेंट किया था चाइना में, तो चाइना को, उनके इंजीनियर्स को, वहां के रहने वाले लोगों को, वहां का जो रोजगार था, वहां पर जो काम करने वाले लोग थे, उन सभी को कितना लाभ मिला होगा। चाइना पिछले 20 वर्षों से बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में। सिर्फ 20 वर्षों से चाइना पिछले 20 वर्षों में डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में सबसे ज्यादा आगे बढ़ा है, हालांकि कमजोर नहीं था। अब यहाँ पर हुआ क्या है? हुआ ये है उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मेड इन चाइना के लिए बुलाया और उन्होंने सस्ती लेबर देंगे, सब्सिडी देंगे, तमाम तरीके के लालच दिए, मेड इन चाइना और सेल्स इन अदर कंट्रीज, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इक्विपमेंट का मामला हो, खिलौनों का मामला हो, कपड़ों का मामला हो, इस तरीके की तमाम तरीके की चीजें, चाहे एयरक्राफ्ट का मामला हो, इन सभी में चाइना ने अपनी जो लैंड प्रोवाइड करी है वो सस्ती लेबर उन्होंने प्रोवाइड करी है। इसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट हो गया और इसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे कर कर वहां पर उन्होंने अपने खुद के इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए। अब भारत ने अब आज की स्थिति में जो उपलब्धि करी है, यानी कि एयरबस का जो कोलैबोरेशन है वो टाटा सन्स के साथ किया है। अब एयरबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन का, वो है सॉफ्टवेयर का पोर्शन। तो ऐसे में जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो पीसीएस है वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो बहुत हो हल्ला नहीं करती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर के मामले में एक अलग भूमिका निभाती है। विश्व भर में टॉप इंडस्ट्रीज में उसकी भूमिका है जो पूरे विश्व के लिए काम करती है। तो टीसीएस इसमें इन्वॉल्व हुई है, टाटा सन्स इसमें इन्वॉल्व हुआ है। अब एयरबस की यूनिट वडोदरा में लगा दी गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एयरबस जो है हम सीधी सीधी खरीद लें। हमने राफेल खरीदा, हमने रशिया से इक्विपमेंट खरीदे डिफेंस के, हमने तमाम तरीके की अमेरिका से इक्विपमेंट्स खरीदे। तो मोदी सरकार ने क्या किया है? मोदी सरकार ने आने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो ये किया है कि हम आपसे खरीदेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम उसी देश का खरीदेंगे जो भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। उन्होंने एक तरीके की ये शर्त रखी, जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और यहाँ पर दो में से एक काम, एक तो ये है हम इक्विपमेंट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, आप हमें उसकी टेक्नोलॉजी दीजिए। अमेरिका कभी इसके लिए एग्री नहीं हुआ, इसीलिए हमने रशिया के साथ काम किया, क्योंकि रशिया हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी रहता है। रशिया हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी है। देश में बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं जो 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 संसार का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। अब आप सोचिए भारत में सबसे बड़ी मिसाइल बन रही है और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया जो मोदी जी ने शुरू किया है वो देखते ही बनता है। भारत का प्योर स्वदेशी जो एक प्रोडक्ट है और जो भारत में बिकता है और पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है, और मेड इन इंडिया, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सब कुछ है, हमसे लीजिए और यहाँ पर बनाइए, सब सस्ती लेबर भी आपको मिलेगी, हमें भी बेचिए, विश्व को भी बेचिए। एयरबस के साथ कुछ ऐसा किया है, राफेल के साथ भी कुछ ऐसा किया था। तो इस तरीके से जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मुहिम जो तमाम तरीके से आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देखते ही बनता है। अंबानी जिसे बढ़ा रहे हैं, अदानी जिसे बढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ देश में हो रहा है। लेकिन अभी टाटा सन्स के साथ एयरबस का हुआ है। अब 2025 के बाद जो यूनिट लगी है वडोदरा में, ये डिफेंस एयरक्राफ्ट जो है भारत को देनी शुरू कर देगी।
केवल एयरबस नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़े एयरबस के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो यही हैं। एयरबस का मतलब है जो देश में तमाम तरीके के जो बड़े-बड़े इकोनॉमी क्लास के प्लेन देख रहे हैं, तमाम तरीके की जो चीजें देख रहे हैं वो सारे एयरबस के बनाए हुए हैं। आप खरीद लीजिए, नहीं तो वो लीज पर भी दे देता है। और इस पर जो विजय माल्या है वो लीज के चक्कर में ही बर्बाद हो गया। वो लीज पर काम चला रहा था और बाद में वो एक घोटाला निकल आया। कुल मिलाकर जो एयरबस है वो सबसे बड़ी कंपनी है, यानी कि अगले 10 वर्षों में 2000 एयरक्राफ्ट हैं जो हमें खरीदने पड़ेंगे। तो एयरबस को कन्विंस कर लेंगे मोदी जी, भारत में आइए, भारत में अपनी यूनिट लगाइए और भारत में 2000 क्राफ्ट, 20,000 क्राफ्ट, जितने भी क्राफ्ट आपने बेचे हैं वो 10 सालों में हम ही खरीद लेंगे। और इस तरीके से यूनिट बढ़ती चली जाती है। आप इसको एक्सपोर्ट भी करिए, चाइना से डिटैच होइए, यहाँ पर आइए। तो मुझे लगता है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।